नया टॉपिक अपन शुरू कर रहे थे, वो था हमारे पास में हृदय। टॉपिक का नाम क्या है? हृदय। हृदय यानी क्या होता है? हार्ट या हृदय, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर, मैंने पहले वाले वीडियो में, अपने पहले वाली क्लास में अपने बात करी है कि जो हमारे फेफड़े बने हुए थे, उन फेफड़ों के अंदर आपने इस तरह के फेफड़े बनाए थे कि नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे, है ना। और जब आप फेफड़े बनाए तो यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है। रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। रक्त को पंप करने का, रक्त को शुद्ध करने का काम नहीं करता है, क्या करता है? ये पंप करने का करता है। ये अपन ने पढ़ दिया था। हृदय के अपन ने कोष्ठ की भी बात कर ली थी। कितने कोष्ठ होते हैं हृदय में? 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होता है? निलय होता है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे मछली है, तो मछली में कितने कोष्ठ हैं? 2 कोष्ठ हैं। रेप्टिलिया वर्ग में चले जाएंगे तो कोष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और मैमल्स में चले जाएंगे यानी कि स्तनधारी में, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। लिखना, हृदय, हृदय एक पेशीय संरचना है। संरचना है, पेशीय संरचना है। पेशीय के नीचे अंडरलाइन करना। यह मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का होता है। किस आकार का होता है ये? हमारे मुट्ठी के आकार का होता है ना। यह एक पेशीय संरचना है और ये किस आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। नेक्स्ट लिखिए, हृदय द्वारा शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन युक्त व अशुद्ध रक्त यानी कि अशुद्ध यानी कि विऑक्सीकृत, विऑक्सीकृत दोनों का वहन किया जाता है। वहन किया जाता है। मेरी बात को समझना, ये हृदय है, वो किस किस का वहन करेगा? शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त, और विऑक्सीकृत यानी कि क्या हो जाए? जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? अभाव होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। दोनों को लेने के जाने वाला कौन है? धक्का देने वाला कौन है हमारे पास में? तो रुधिर ही है। नेक्स्ट लिखेंगे एरो करके, अगला पॉइंट लिखिए, हृदय में 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं। कितने आलिंद और कितने निलय हैं? 2 आलिंद है और 2 निलय हैं। 2 आलिंद है और 2 निलय हैं। बात नहीं करनी है क्लास में। 2 आलिंद और 2 निलय है। 2 आलिंद होता है ना, तो ऊपर की तरफ जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, इसकी शक्ल ऐसी होती है। निशा, बात नहीं करनी क्लास में ना। तो ये दोनों क्या है बोलो? आलिंद है। क्या है ये? आलिंद। और ये दोनों क्या है बोलो? निलय है। दोनों क्या है बोलो? निलय है ना। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। अब इसमें इस साइड कौन सा आलिंद होगा बोलो? बायां आलिंद। इस तरफ कौन सा होगा? बायां निलय, है ना। और हमेशा कौन सा शुद्ध रक्त पाया जाता है? बाएं के अंदर ही पाया जाता है। कल अपन ने बात करी थी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उस तरफ क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, ध्यान रखना। इसमें लिख दीजिए, इसमें लिखना, बायां आलिंद में फेफड़ों से प्राप्त शुद्ध, कोष्ठक में लिखना, ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है ना। तो बाएं तरफ शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। यह रक्त को बाएं या बायां निलय में
निलय में प्रवाहित करता, प्रवाहित मतलब धक्का देता, प्रवाहित करता है। कहां से कहां पहुंच गया ब्लड? यहां पर आया, यहां से कहां चला गया? सीधा यहां नीचे की तरफ चला गया। मेरी बात समझ में आई? कहां से आया था ये? फेफड़ों से। यहां पर आ गया, यहां से कहां चला गया? नीचे चला गया। ब्लड कहां पर इकट्ठा हो गया? यहां पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आगे पॉइंट लिखेंगे अपन। बायां निलय अपेक्षाकृत मोटी भित्ति वाला होता, यहां से रक्त संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। इस बात को समझ रहे हो? ब्लड को क्या कर दिया इसने? यहां से पूरे ब्लड को कहां भेज दिया है? हमारे शरीर में भेज दिया। फेफड़ों से रक्त आया कहां पर? बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहां चला गया? बायां निलय में। बायां निलय से कहां जाएगा? पूरे शरीर में। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार उतार लो। नेक्स्ट देखिए, भित्ति की बी की मात्रा है ना, छोटी आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा? इसका ऑलरेडी प्रेशर इतना जोरदार होता है कि ब्लड वापस उल्टा फ्लो नहीं करता है ना, वापस आता नहीं है। तो किसी प्रकार की धमनी में किसी प्रकार की क्या नहीं होती है? किसी प्रकार के कपाट नहीं होते हैं। ऊपर मिटा दूं ना। अब देखो रक्त कहां पहुंचेगा? रक्त पहुंच जाएगा केशिकाओं। देखिए, धमनी, मार्कर नहीं चल रहा है, धमनी द्वारा रक्त शरीर के सभी भाग में पहुंचता है। देखो यहां पर क्या होती है कि धमनियां भी दो प्रकार की होती है। एक वो धमनी होती है जो पश्च भाग में जाती है, पश्च महाधमनी, और एक होती है अग्र महाधमनी, ऊपर की तरफ ले जाती है, ब्लड को दो भागों में बांट देती है। एक तो शरीर टांगों की तरफ ब्लड को लेके जाएगी और एक कहां लेके जाएगी? ब्रेन तक। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, कोई लड़का बहुत देर तक प्रार्थना में खड़ा रहा या कहीं पर खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गया, है ना। नीचे गिरने के बाद, या तुम भी नीचे गिर गए, कभी ऐसा हुआ हो, या कोई भी नीचे गिर गया, तो जब भी वो इंसान या कोई इंसान नीचे गिर गया, गिरने के बाद उसको थोड़ी देर में होश आ जाता है। और कई बार तुम देखना, अगर कोई आसपास में डॉक्टर है ढंग का, तो तुरंत प्रभाव से वो टांगों को ऊंचा करेगा, वो कहेगा इसके टांगों के नीचे तकिया रख दो। प्रैक्टिकली भगवान ने आपकी बॉडी इस तरह से बनाई हुई है, बता लो, कि आप सोच भी नहीं सकते हो और सारा काम हो जाता है। हम खड़े थे, इसलिए हो सकता है कि ब्रेन में हमारा ब्लड नहीं पहुंचा और हमें मूर्छा आ गई, या हम मूर्छित हो गए और हम नीचे गिरे। नीचे गिरे तो कैसे हो गए? समतल हो गए। तो यूं खड़े थे, समतल हो गए। समतल हो गए तो ब्लड तो बराबर हो गया ना। अब ब्लड फटाक से कहां पहुंच जाएगा? ब्रेन में पहुंच जाएगी और आपको मूर्छा हट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए सब सिस्टम बढ़िया बना रखे हैं भगवान ने। ऐसा थोड़ी तुम नीचे गिरने की जगह और ऊपर चले गए। नीचे गिरते हो ना गुरुत्वाकर्षण की वजह से, नीचे गिरोगे तो ब्रेन में अपना, और अगर मान लो डॉक्टर है तो टांग ऊंची कर देगा तो टांगों के अंदर जो ब्लड है वो कहां पहुंच जाएगा? मस्तिष्क में। ऐसा कभी अचानक कोई मूर्छित हो जाए, आपको लगे कि ये मूर्छित हो रहा है या बेहोश हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी टांगों की तरफ क्या रखना है? तकिया। उसके माथे की तरफ क्या नहीं रखना है? तकिया नहीं रखना है। तुम उसकी तरफ तकिया रख दोगे तो ब्लड जा रहा होगा, वो भी नहीं जाएगा बेचारे के, है ना। फिर तो वो बाद में डॉक्टर इस बोलेगा। हाँ, मिटा दो। चलिए वापस समझेंगे इस चीज को, पूरा का पूरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है। हमने क्या किया? धमनियों द्वारा रक्त शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। इसमें धमनियां कौन कौन सी होती है? तो पश्च महाधमनी और अग्र महाधमनी, है ना। तो नोट डाल के लिख देना, नोट डाल के लिख देना, पश्च महाधमनी व अग्र महाधमनी। मछली लिख दिया मैंने, धमनी, दोनों ही नाम लिख दिया, पश्च महाधमनी और अग्र महाधमनी, दो चीजें। ठीक है, अब देखिए मार्कर कहां गया?
बात को समझना, फर्स्ट और अग्र दोनों हो गई, है ना। अब देखो ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसको एक डायग्राम से वापस समझना, डायग्राम से समझना। ये कौन है? आंखें नहीं है ये कौन है? थोड़ी देर समझने के लिए हमारा आलिंद है। ये कौन सा आया है? आलिंद है, बाया आलिंद, ठीक है। और ये कौन सा आलिंद है? बाया निलय। वाह, इस लड़की को भी याद हुआ, ठीक है। बीच में कपाट है, वॉल बने हुए हैं, जिससे क्या हो सकता है? ब्लड फ्लो कर सकता है, जा सकता है। अब ब्लड कहां से आया? फेफड़ों से। कहां से आया? फेफड़ों से आया, है ना। फुफ्फुस लिखा हुआ है किताब में। एक भी मार्कर ढंग का नहीं चल रहा मेरे। है आपके पास? है, लाओ आप दो। कहाँ है? नहीं है? वो बैठ जो, मेरे पास है। ये देखो मेरे पास है। चलिए, बाया नील है, मैंने ले लिया था क्लास में से बेटा, है ना। मैंने ले लिया था, ले लिया। अरे यही से मैंने ले लिया था। बैठे तो आराम से। आज तू 10th में, आज ये 10वीं आ गई। देखो ना, तुमको 10 साल लगे, इसको 1 साल में 10वीं आ गई। और ये हो गया हमारे पास में दाया आलिंद, और ये क्या होगा? दाया दाया निलय। इसकी बात सुननी जरूरी है, क्योंकि शाम को रोटी भी तो खानी है, हैं? बाकी नाराज हो जाएगी वापिस। तो आलिंद और निलय की बात होगी। अब इसको ध्यान से सुनना। फेफड़ों से कौन आया? ब्लड आया। कौन लेके आया है? हमेशा ध्यान रखना, यहां पर एक थोड़ा सा गड़बड़ है। शुद्ध रक्त किसमें होता है? आप जाओ, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। फेफड़ों से कहां से आया? बाया आलिंद में। बाया आलिंद से कहां पर जाएगा? ये बाया निलय में। पर हमेशा शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में बहती है कि सीरा में बहता है? धमनी में। यहां पर सुनना, शुद्ध रक्त जो होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वो किसमें बहता है? धमनी में। पर पहली बार मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यहाँ पर कौन लाके डालेगी? सीरा लाके डालेगी। शुद्ध रक्त कौन लेके आ रही है? ये थोड़ा सा अपवाद है ना। फफूसी सीरा कहते हैं उसको, है ना। परमानेंटली आर्ट बोलते हैं उसको। तो वो लेके डाल देगी यहाँ पर लाके। तो वो लाएगी शुद्ध रक्त ही, और फेफड़ों से लेके आ रही, निकली है। और ये नियम है कि जो भी ब्लड जा रहा है वो लेके कौन जाता है? धमनी लेके जाती है। और जो लेके आ रहा है वो कौन लेके आती है? सीरा लेके आती है। तो इसमें तो ब्लड आ रहा है, तो कौन लेके आएगी? सीरा लेके आ रही, पर उसमें ब्लड कौन सा है? शुद्ध है। ध्यान रखना, उल्टा काम हो रहा है यहाँ पर। आ गया, फेफड़ों से अंदर आ गया। यहां से आने के बाद कहां जाएगा? निलय में। निलय से कहां जाएगा? अब आपके शरीर में, पूरे शरीर में। किस किस के माध्यम से जाएगा? फर्स्ट महाधमनी और अग्र महाधमनी के। पहुंचा दिया आपने ब्लड को, जहां पहुंचाना था वहां चला गया। अब वहां पर जाने के बाद कुछ खेल होगा, है ना। अब वहां पर जाने के बाद में ब्लड तो पहुंच गया, चलो। अब तुमने कहा सर ये शरीर में जाते पहले वापस सीरा में कैसे आ जाएगा? ऐसे थोड़ी, यहां से यहां तक धमनी है और यहां से सीरा चालू होगी। तो किसको धमनी किसको सीरा बोलेंगे? ऐसा थोड़ी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये यहां से इधर इधर तेरा, इधर इधर मेरा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या करोगे? वहां पर जाल बना हुआ। क्या बना हुआ बेटा? जाल। अब इसको समझते हैं अपन। इस तरह का क्या बना हुआ है? जाल। जो शुद्ध रक्त आ रहा है वो यहां पर बना हुआ है जाल। उसे बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं उसे? केशिका। ये भैया जो केशिका है, कोशिका नहीं बोल रहा हूं, केशिका, कैपिलरीज वाली केशिका। और यहां से जुड़ जाएगी आपकी कौन? दूसरी केशिका जुड़ेगी। ये केशिका, केशिका, और यहां से कौन जुड़ जाएगी? सिरा। कौन जुड़ जाएगी? सिरा। मेरी बात को समझना। इधर कौन लेके आया? धमनी। और इधर कौन आ जाएगा? सिरा। और सिरा जो है वो आगे जाएगी ब्लड को लेकर के, हैं। अब ब्लड को लेके गई तो इतना तो ताकत है नहीं कि सीधी कहां चली जाए? फेफड़ों में। तो ले जाकर कहां डालेगी इसको? दाएं आलिंद में।
दाएं आलिंद से कहा जाएगा दाएं नीले से ये पूरा ब्लड एक साथ वापस कहां जाएगा बोलो, सर्कुलेट होके कहां जाएगा बोलो, फेफड़ों में। ये फेफड़े है ना भैया, देखो फेफड़े, क्यों क्या कर रहे हो ऐसे, ये देखो फेफड़े नहीं दिख रहे आपको, ये बना दी मैंने फेफड़े आपको, कहां गए फेफड़े में, फेफड़ों से कहां जाएगा, बाएं आलिंद से कहां जाएगा, बाएं नीले से कहां जाएगा, शरीर में, शरीर की क्या है, केशिका, केशिकाओं से कहा जाएगा शिरा में, धमनी से कहा चला गया शिरा, ये धमनी है, धमनी है, धमनी कहां चला गया शिरा में, शिरा से वापस कहा जाएगा बोलो, शिरा से वापस कहा जाएगा दाएं आलिंद से कहा जाएगा, दाएं नीले से वापस कहा जाएगा, फेफड़े क्या करेंगे, ब्लड को ऑक्सीकृत करेंगे, शुद्ध करेंगे, उसके बाद कहा जाएगा बाएं आलिंद से कहा जाएगा, ठीक। अरे इसमें क्या कंफ्यूज होने की बात है, सीधा सीधा जाना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। बायां आलिंद, बायां नीले से धमनी, धमनी से केशिका, केशिका से शिरा, शिरा से सीधा गए आलिंद में वापस, कौन सा दायां आलिंद से दायां नीले से सीधा गए फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस चालू, है ना, कहानी चालू हो जाएगी पूरी की पूरी। तो अब आप इसको बना सकते हो क्या, बना लो। ये हो गया हमारे पास में, ये पूरा का पूरा सर्कल समझ में आ गया। इसको मैं अपने हिसाब से लिखा देता हूं। क्या लिख के छोड़ा था अपन ने, बनाया डायग्राम बना दिया, उसके बाद क्या लिखिए छोड़ा, हाँ पश्चिमा धमनी और अग्रिमा धमनी पहुंच जाता। ठीक है, लिखिए रक्त संपूर्ण शरीर में, लिख दिया था क्या, संपूर्ण शरीर में O2 के साथ पंप होता है, पंप मतलब धक्का लगता है, पंप होता है केशिका द्वारा ऑक्सीजन रक्त शिरा से होता हुआ दायां आलिंद में आता है, कहां आता है, दायां आलिंद में प्रवेश करता, देखा आप लोगों ने, ब्लड कहां पर आ गया, दायां आलिंद में आ गया। ठीक है, यहां से, कहां से, दायां आलिंद से, यहां से रक्त दायां नीले में प्रवेश करता है, वह दाएं नीले से ऑक्सीकृत ऑक्सीजन रक्त या ऑक्सीकृत रक्त फेफड़े, यहां जो आपके फुफ्फुस लिखा हुआ है, में प्रवेश करता है ना, फेफड़े में प्रवेश, और बाएं, बहुत गंदी राइटिंग में, बाएं आलिंद में पहुंचता, आप लोगों को पूरा सर्कल याद हो गया। इसे अपन क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण, क्या बोलेंगे इसे, दोहरा परिसंचरण। बना लो एक बार, लिख दो एक बार, इसमें लिखिए इसमें लिख दीजिए, इसे एक बार उतार लो, फटाक से उतार लो, मैं इंक डाल देता हूं, फटाक जल्दी। वाह, कोयले की दलाली में हाथ काले, ये मुहावरा है, कोयले की दलाली में हाथ काले मुहावरा, यानी कि आप जिस संगति में रहेंगे आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। और देख लो
पढ़ाते हुए भी हाथ काले। चलिए सर, उतारो, जल्दी खत्म करना आज इसको। तो रक्त का स्थानांतरण कहाँ हो गया अपने पास में? ठीक ना? अब लिखिए, मिटा दो। मैं अभी तक इसको इसलिए रख रखा है साइड में ताकि आप लोग उसको देख सकें। अब देखिए, एक पूर्ण चक्र में रक्त 2 बार हृदय से या हृदय में प्रवेश करता है इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। टॉप पे क्वेश्चन लिखिए, टॉप पे प्रश्न क्या लिखोगे? दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, या मानव परिसंचरण तंत्र को समझाइए, ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, नोट डाल के लिखना। इस घटना में रक्त विपरीत उल्टी दिशा में नहीं बहता, उल्टी दिशा में नहीं जाएगा। ब्लड आपको जैसे जा रहा वैसे ही जाएगा, उल्टा फ्लो नहीं करेगा। लिख दिया? नेक्स्ट लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। वी ऑक्सीजनित व ऑक्सीजन युक्त रक्त आपस में नहीं मिलते। आपस में नहीं, इससे शरीर की दक्षता, काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है और हमारे शरीर का तापमान एक समान बना रहता है। आपको पता है आपके शरीर का तापमान कितना है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 109 फ़ारेनहाइट के आसपास में। नेक्स्ट देखिए, बना। तो यहां पर चीज आएगी, एक अपने पास में क्वेश्चन आएगा कि समतापी और विषमतापी दो प्रकार के सजीव होते हैं। समतापी कौन होगा? जिनकी बॉडी का तापमान कैसा रहेगा? समान रहेगा। और विषमतापी कौन सा होगा? जिनके शरीर का तापमान कैसा रहेगा? भिन्न भिन्न होगा, है ना। समतापी और विषमतापी। विशाल, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मिटा दो। अगला देखिए, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। समतापी और विषमतापी। पहले लिखो समतापी, वे सजीव जिनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं करता, वह समान रहता है।
एग्जाम्पल मनुष्य, है ना। आपने देखा कि कभी कभी आपको पसीना हो जाता है। पसीना हो जाना आपके तापमान को बराबर रखने के लिए, पसीना होने के जस्ट बाद में अगर पंखा चल गया तो अचानक से आपको ठंडक महसूस होने लगेगी। एकदम से आप बहुत ज्यादा दौड़ के आए, बहुत ज्यादा गर्मी में आए और आते पहले आपने देखा कि पंखे में बैठ गए, एकदम से ठंडा ठंडा लगने लगेगा। वो पसीने की वजह से ठंडक हुई है, शरीर का तापमान बराबर रहा। कभी आपको बहुत कड़ाके की सर्दी लगी तो आप कांपने लगते हो। कांपने का मतलब क्या हो गया, एनर्जी आपके शरीर से निकलने लगी है ना, तो आपको कपकपाहट होने लगी है। दोनों स्थिति में बॉडी का टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा। फिर कौन आता है, विषम तापी। विषम तापी, तापमान समान नहीं रहता है। शरीर का तापमान समान नहीं रहता, है ना। शरीर का तापमान क्या होगा, समान नहीं रहेगा। एग्जाम्पल बताओ, मछली। एग्जाम्पल क्या आएगी, मछली। लिख दिया आपने।